हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सिनेरियो समझा देती हूँ कि ये किस पर्पस से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किए गए थे, कहां से कहां तक जो है आर्टिकल्स डीपीएसपी के अंडर आते हैं, डीपीएसपी जो है वो लीगली एनफोर्सेबल हैं या नहीं है। उसके बाद हम डिटेल में जो है एक एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, समझेंगे उसको डिटेल में। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कितना जो है पोर्शन आपको थियरी एग्जाम में लिखना चाहिए और किस तरीके से आप जो है इनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे नाम बोल रहा है डायरेक्टिव, यानी ये डायरेक्ट करते हैं किसको, स्टेट की पॉलिसीज को। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली कि स्टेट जब कोई भी पॉलिसी बनाएगा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो स्टेट को पॉलिसी बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीगली एनफोर्सेबल जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक डॉक्यूमेंट है हमारा। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में जो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड है और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी जो है वो माने जाते हैं कि डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एनफोर्सेबल इसलिए नहीं किए गए कि एनफोर्सेबल का मतलब क्या है कि अगर ये कंप्लीट नहीं भी हो पाते हैं स्टेट से, तो स्टेट के ऊपर जो है केस नहीं कर सकते आप। लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हैं, हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप स्टेट के ऊपर केस कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं किए गए क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशंस हमारे देश की ऐसी नहीं थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी एनफोर्सेबल करें कि स्टेट ये करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियल तौर पे अगर हम देखें तो हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम इनको सबको जो है वो अप्लाई कर पाए ग्राउंड लेवल पे। तो इसलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखे गए ताकि ये प्रिंसिपल्स जो हैं आप इनका ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं। तो इस पर्पज से कि लेकिन जब फ्यूचर में आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन देश की अच्छी होगी, तो आप इनको जो है धीरे धीरे लागू करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो है वो मेन पर्पस कि ये क्यों इंक्लूड किए गए थे। अब हम बात करते हैं डिटेल में एक एक आर्टिकल के साथ कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में। एंड ऑब्वियसली दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। तो ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि पार्ट 1 हमें पता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हैं जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इंक्लूडेड हैं। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है और उसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इंक्लूडेड है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं और ये पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपीज हैं जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली जब आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो आपको ये पार्ट जो है वो ध्यान होने चाहिए कि डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में इंक्लूडेड है, प्लस वो आर्टिकल्स जो है 36 से 51 तक इंक्लूड करते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं इनके आर्टिकल्स के बारे में। आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इतने ज्यादा मुश्किल ये है नहीं और हमें बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्चुअली जाने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 36 जो है वो डिफाइन करता है द स्टेट को, कि यानी द स्टेट वर्ड जहां भी इस पार्ट में यूज होगा, यानी डीपीएसपी के 36 से लेके 51 आर्टिकल तक जहां भी ये वर्ड इंक्लूड होगा द स्टेट, तो उसका मतलब क्या होगा वो आर्टिकल 36 हमें बताता है। तो द स्टेट का मतलब सेम वही होगा जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उस टाइम पे भी हम आर्टिकल 12 में द स्टेट का मतलब समझते हैं और वही मतलब जो है वो डीपीएसपीज में माना जाएगा। तो ये है आर्टिकल 36। 37 जो है वो प्रोविजंस बताता है कि ये पार्ट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर कोई ये भी पूछे कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है डीपीएसपीज जो हैं, तो ये 37 आर्टिकल में मेंशन है। बट ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी है कि जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडामेंटल से कम भी नहीं है। हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है और डीपीएसपी जो है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल से कम जो है वो सरकार इनको नहीं मानेगी। जो भी गवर्नेंस पार्टी होगी, गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, वो जो भी कंट्री में गवर्न कर रही है कंट्री को, तो वो उसकी ड्यूटी है, ये वो
ध्यान रखें कि ये प्रिंसिपल्स जो है वो पॉलिसीज बनाते टाइम ध्यान में रखे जाएं, बट ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल से कम भी नहीं है, ये आर्टिकल 37 हमें बताता है। आर्टिकल 38 में जो है वो 38(1) और 38(2) ये दो फर्दर आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल्स जिनको हम बोल देते हैं। तो 38 का 1 क्या बोलता है, 1 और 2 ज्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते, बट अगर आपको पता है तो that is much more enough for your exams. तो the state shall strive to promote the welfare of people. तो सरकार को जो है, स्टेट को बेसिकली, जो कि स्टेट कहाँ डिफाइन है, आर्टिकल 36 में, और आर्टिकल 36 क्या बोलता है, आर्टिकल 12 में जो है स्टेट की डेफिनेशन वही जो है वो डीपीएसपी में होगी। तो स्टेट क्या ध्यान रखेगा, वेलफेयर को प्रमोट करेगा, लोगों के वेलफेयर को कैसे प्रमोट करेगा, सिक्योर करके और प्रोटेक्ट करके। किस चीज को, सोशल ऑर्डर को, यानी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये जो जस्टिस है इसका ध्यान रखेगा जो स्टेट है वो, ठीक है। और ये इन्फॉर्म करेगा किसको, ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ, यानी कि सरकार या जो स्टेट है वो लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करेगा, हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है, जस्टिस को प्रमोट करेगा। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individual but also amongst group of people residing. अब पॉइंट ये है कि जो आर्टिकल 38 का सेकंड पार्ट है, सेकंड आर्टिकल है, सब आर्टिकल, वो क्या बोलता है कि स्टेट को इनइक्वालिटीज कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो स्टेट इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश करेगा, इनइक्वालिटीज किसमें, स्टेटस में या फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में, कि दो बच्चे हैं उनको किसी भी बेसिस पे इनइक्वल है वो, यानी कि उनको फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज सेम नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो जो है वो कोशिश करेगा स्टेट कि वो इक्वालिटी जो है उसको प्रमोट कर पाए। तो कंक्लूजन क्या है 38 आर्टिकल का, कि वो वेलफेयर को प्रमोट करे और इनइक्वालिटीज को जो है वो मिनिमाइज करे। आर्टिकल 39 की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ एक पॉलिसीज हैं जो कि डायरेक्ट करती हैं, यानी कि जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो आपको हर एक पॉलिसी बनाते टाइम ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स में क्या क्या है, 39 का ए जो है, और जब आप 39A लिखते हैं तो आप ये स्मॉल लिखा हुआ है तो ये स्मॉल ए ही लिखेंगे, क्योंकि 39 के आगे अगर आपने कैपिटल ए लगा दिया तो उसका मतलब हो गया कि वो बाद में इंक्लूड किया गया है, किससे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनसे, लेकिन ये 39A है ये ऑलरेडी जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ही है, ठीक है। तो जो ए है स्मॉल और कैपिटल का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर जो है क्या बोलते हैं इसमें कि द सिटीजन्स men and women equally have the right to an adequate means of livelihood, यानी कि बेसिकली जेंडर के बेस पे इनइक्वालिटी जो है वो स्टेट में नहीं आनी चाहिए, और स्टेट कोशिश करेगा कि मेन और वुमेन को जब लाइवलीहुड की बात आती है तो इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। ये सिक्योर करेगा स्टेट इस बात को, जो भी पॉलिसी आप बनाएंगे उसमें। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड, यानी कि जो भी मतलब जो जमीन वगैरह है जो जिसके नाम पे होगी, या ओनरशिप है या कंट्रोल है किसका, मटेरियल रिसोर्सेज का। मटेरियल रिसोर्सेज में अब जो आपकी जमीन, प्लॉट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, घर। तो ये जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनकी जो ओनरशिप या कंट्रोल होगा वो जो है कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ताकि सब लोगों का जो है वो कॉमन भला हो या कॉमन गुड की जो है वो बात करता है। फिर आता है द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मींस द प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, यानी स्टेट कोशिश करेगा कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरह का ना बन जाए धीरे धीरे कि कुछ लोगों के हाथ में जो है वो वेल्थ चली जाए, यानी अमीर और अमीर होता जाए और गरीब होता जाए। तो ये स्टेट को कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो, ठीक है। देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वुमेन एंड मेन, यानी कि आदमी और औरत जब काम करता है तो ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ये वुमेन है तो इसको कम पैसे मिले, कम जो है उसको सैलरी मिले। तो वो इक्वल पे की जो है वो आर्टिकल 39 बात करता है। फिर है द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स
men and women, the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocation unsuited to their age or strength। यानी कि किसके बेसिस पे? इकोनॉमिक नेसेसिटी है आपको, यानी घर में पैसों की जरूरत है, तो आप बच्चे को या बुजुर्ग को, बूढ़े को भी जो है काम पे लगा दें, वो चीज ना हो। यहाँ पे स्टेट उस बात का ध्यान रखेगा कि इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से अनसूटेड यानी एज और स्ट्रेंथ के हिसाब से बच्चा काम नहीं कर सकता, तो वो सूट नहीं करता बच्चे को वो चीज, तो वो उसमें एंटर ना करे। इसीलिए जो ये चीज का ध्यान कौन रखेगा? स्टेट रखेगा। फिर एफ जो है वो क्या बोलता है कि दैट चिल्ड्रन आर गिवन opportunity and facilities to develop a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, that the childhood and youth are protected against exploitation and against moral material abandonment। बेसिकली स्टेट जो है वो अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज का ध्यान रखेगा ताकि जो हेल्दी एनवायरमेंट है वो बच्चे को प्रोवाइड करवाया जा सके और उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 39 था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 39 स्मॉल ए ये क्या था? सब आर्टिकल था 39 का। जब हम 39 के आगे कैपिटल ए लगा रहे हैं, दैट मीन्स ये बाद में इंक्लूड किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो 39 ए क्या बोलता है? द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्री लीगल एड। तो बेसिकली जहां भी आपको फ्री लीगल एड वर्ड दिखे वो 39 ए है आर्टिकल। और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं जब आप यूजीसी नेट देते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाद में इंक्लूड किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि जब जस्टिस की बात आती है तो कोई पीछे ना रह जाए सिर्फ इसलिए कि वो इकोनॉमिकली जो है वकील के पैसे नहीं दे सकता, तो उसको फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो आपको जो है सरकारी वकील दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या बात करता है? 39 ए जो है वो फ्री लीगल एड और जस्टिस को प्रमोट करता है। जब हम आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो 40 आर्टिकल जो है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की बात जो है वो आर्टिकल 40 करता है कि पंचायत जो है वो बननी चाहिए। जब भी आपके पास जो है इकोनॉमिकली सिचुएशंस बेटर हो तब आप क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन आप हर जगह करने की कोशिश करेंगे, यानी बॉटम अप अप्रोच आपको अपनाना है कि आप नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों को किसी भी पॉलिसी में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर आता है आर्टिकल 41, और ये जो विलेज पंचायत है ये वाली बात जो है वो गांधी जी ने भी की थी कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो गांधीयन, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं डीपीएसपीज को जो है 3-4 पार्ट में बांट देते हैं, जैसे सोशलिस्ट और लिबरल थॉट्स वाले और जो है गांधीयन। तो इनके अकॉर्डिंग आर्टिकल कौन सा कहाँ आता है वो भी हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम इन आर्टिकल्स की बात करते हैं और आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो है वो क्या बोलता है कि स्टेट शेल within the limits of its economic capacity and development क्या करना है आपको? इफेक्टिव प्रोविजंस बनाने हैं। किसको सिक्योर करने के लिए? राइट टू वर्क, right to education, right to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, यानी जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी आपकी है, बेसिकली स्टेट के पास जितना पैसा है उस हिसाब से वो राइट टू वर्क के ऊपर, अगर एजुकेशन जो है वो सबको प्रोवाइड करवाएगा फ्री, पब्लिक असिस्टेंस जो है वो देगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो देगा पब्लिक असिस्टेंट, या जो बेरोजगारी भत्ता हम बोलते हैं। ओल्ड एज में जो है पेंशन, सिकनेस और डिसेबलमेंट के टाइम पे जो है आपको क्या मिलने इंसेंटिव्स, एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट्स। बेसिकली 41 आर्टिकल जो है वो बात करता है इकोनॉमिक कैपेसिटी के बेसिस पे इफेक्टिव प्रोविजंस प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, 42 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है कि द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ यानी कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे जो है उसकी सैलरी ना कट हो और उसको छुट्टी भी मिले, तो वो मैटरनिटी रिलीफ और पर्टिकुलर सिक्योर सेफ एनवायरमेंट जो है वो कंडीशंस जो है वो काम करने की वो स्टेट प्रोवाइड करवाए, ऐसा उसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 43 की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बात करता है कि स्टेट को इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है? टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल
और अदरवाइज वर्क अ लिविंग वेज। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि कोऑपरेटिव वे से रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो और काम मिले और उन कंडीशंस जो है वो भी सिक्योर हो, सेफ हो कंडीशंस, ये आपको ध्यान रखना है। 43A की जब हम बात करते हैं तो ये सेम आगे क्या, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए क्या बोलता है कि बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि वर्कर्स की यूनियन होती है अलग से, ठीक है, तो इंडस्ट्री जो है वो पर्टिकुलरली ज्यादा कुछ बड़े स्टेप जो है वो सडनली नहीं ले सकती बगैर उनको इन्फॉर्म किए या जो है कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड का नोटिस निकाले। तो वो चीज क्या है कि वर्कर्स का जो है वो पार्टिसिपेशन जो है इंडस्ट्री में, 43 में हम बात कर रहे हैं कि आप कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, और फिर हम बात कर रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज प्रमोशन हो रहा है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आप ध्यान रखेंगे कि वर्कर्स का जो है वो मैनेजमेंट में क्या हो, रोल हो, और वो पार्टिसिपेट कर पाए मैनेजमेंट के फैसलों में। 44 की जब हम बात करते हैं तो इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी बहुत फेमस है ये, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे आपको पता है कि हिंदू के लिए अलग जो है कोड्स हैं, हिंदू का लॉ जो है उसके मतलब चाहे वो शादी के लिए हो या बाकी चीजों के लिए हो, ऐसे ही मुस्लिम का अलग है, एक स्पेशल लॉ अलग है। तो ये सारे के सारों को मिला के आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए जो पूरे देश में सेम रहेगा विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द रिलीजन, और रिलीजन के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। तो वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सेम सबके लिए। तो इसकी बातचीत जो है वो काफी चलती रहती है, काफी कंट्रोवर्शियल रहता है ये, क्योंकि कोई भी टॉपिक पे जब आप बात करना शुरू करते हैं तो उसके फेवर में भी और अगेंस्ट में भी बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 44 में है, आपको ध्यान रखना है। 45 आर्टिकल जो है, इस पे स्टार क्यों लगा हुआ है, क्योंकि 45 आर्टिकल जो है वो 21A में इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे हमने बात की थी शुरू में, मैंने आपको बताया था कि जब स्टेट के पास इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी, जब पैसे होंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन सही होगी, उस टाइम पे स्टेट क्या करेगा, इन जो ये डीपीएसपीज हैं इनको फंडामेंटल बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो था 45 आर्टिकल, जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी 14 एज तक के बच्चों के लिए फ्री, ठीक है, फ्री और कंपलसरी, वो इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 21 के अंदर इंसर्ट करके 21A बना दिया, जिसके अंदर वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 की वो बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया, तो आर्टिकल 45 से ये चीज उठा के 21A में इंक्लूड की गई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आर्टिकल 46, जिसमें बोला गया है कि स्टेट जो है वो प्रमोट करेगा स्पेशल केयर किसके तरफ, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, वीकर सेक्शन का, यानी एससी एसटीज जो हैं उनको इनजस्टिस ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो उनको क्या करेगा, स्पेशल केयर प्रोवाइड करेगा। ये किस में बात की गई है, 46 आर्टिकल में। तो एससी एसटीज के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड वीकर सेक्शन के जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 46। 47 की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि स्टेट शेल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो स्टेट को इंक्रीज करना है लोगों का। ये नहीं है कि लोग जो है वो इंटॉक्सिकेंट्स ले रहे हैं या शराब पी रहे हैं या बहुत ज्यादा जो है उस चीज का अल्कोहलिज्म हो रहा है और पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो न्यूट्रिशियस फूड लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो वो चीज स्टेट को ध्यान रखनी है कि वो न्यूट्रिशन का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो रेज करे, इंप्रूव करे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को। ठीक है, वो जो ये क्या है, इसकी प्राइमरी ड्यूटी होगी। इन पर्टिकुलर स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन except the medicinal purpose of intoxicant drinks and drugs which are injurious to health, यानी कि जो चीजें, जो ड्रग्स जो है इंटॉक्सिकेंट या जो शराब वगैरह पी जाती है, उसको क्या करना है, उसके कंजम्पशन को इसको प्रोहिबिट करना है, एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। यानी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए अगर आपको कोई ड्रग या कोई इंटॉक्सिकेंट दिया जा रहा है, कई बार होता है कि जो चीजें बैन होती हैं वो बिल्कुल एंड स्टेज में, जैसे कैंसर हो गया किसी को, तो एंड स्टेज में जो है उसको एक ड्रग दी जाती है जो कि
वैसे तो बैन है, यूज नहीं किया जाना चाहिए उसको, लेकिन बिल्कुल एंड जब स्टेज पे एक व्यक्ति पहुंच गया तो उसको बेटर फील कराने के लिए और उसको पेन फील ना हो ज्यादा, उसके लिए वो यूज की जा सकती हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो ये किस में मेंशन है, ये आर्टिकल 47 में मेंशन है। 48 की जब हम बात करते हैं तो ये अब तक हमने किसकी बात की, ह्यूमन बींग्स की बात की, लेकिन इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम 48 में, हम एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की, किस पे, मॉडर्न और साइंटिफिक टर्म्स पे बात करेंगे। यानी स्टेट को ऑर्गेनाइज करनी है, इनके लिए भी सही कंडीशंस, इनकी प्रिजर्वेशन, इंप्रूवमेंट, यानी कोई भी ब्रीड है उसकी इंप्रूवमेंट और प्रिजर्व करके जो है उसको हमें रखना है। प्रोहिबिट करना है स्लोटर को, काऊ के, काल्व्स के, या फिर किसी भी जो है ड्रॉ टाइम, मतलब कैटल के जो वो होता है कि जैसे मार दिया जाता है उनको, उसको क्या करना है, हमें प्रोहिबिट करना है। 48A जो है वो क्या बात करता है कि एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आपको ध्यान रखने के लिए क्या करना है, जब आप आर्टिकल 48 की बात कर रहे हैं तो अगर आप कंफ्यूज ना हो कि 48 में क्या था और 48A में क्या था, तो सबसे पहले एक हमारे पास फॉरेस्ट है और एक जंगली जीव है, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं हम। तो एनिमल्स जो है वो जीवित हैं, वो पहले आप आएंगे, आप ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो एनवायरमेंट आएगा, ठीक है। तो 48A में ये एनवायरमेंट के सेफगार्ड की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। 48 की बात करेंगे तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की। 49 में, यानी 48 में पहले एनिमल हस्बेंड्री, 48A में जो है वो किसकी, फॉरेस्ट की, एनवायरमेंट की, और 49 में जो है अब ये किसको बचाने की बात कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिक इंटरेस्ट के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आप क्या करेंगे, बचाएंगे, उनको प्रिजर्व करके रखेंगे, उनको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनको डिस्ट्रक्शन से, डिसफिगरमेंट से, तो उनका उससे आप क्या करेंगे, बचाएंगे। 50 की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बोलता है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेट होने चाहिए। तो उनको सेपरेट रखने के लिए स्टेप्स कौन लेगा, वो स्टेट को ध्यान रखना है। पब्लिक सर्विसेज में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ये दो जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 51 की जब हम बात करें तो स्टेट को क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। यानी आप प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को। ये नहीं है कि आप दंगों को प्रमोट कर रहे हैं अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात आ गई तो मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें, नेशंस के बीच में आपको अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, पीस का ध्यान रखना है। 51C की बात करें तो आपको रिस्पेक्ट को फोस्टर करना है, किसके लिए, इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, तो उनके, अगर आप उनके साइनेटरी हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको आप आर्बिट्रेशन से सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि आप सीधा वॉर में कूद जाएं, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल 51 तक। अब आपको कैसे याद रखना है, आर्टिकल 36 में हमने डेफिनेशन की बात की कि स्टेट की क्या डेफिनेशन होगी। 37 में हमने एप्लीकेशंस की बात की कि ये जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है जो भी इस पार्ट में होगा। 38 में हमने क्या बात की, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की कि आप सोशल ऑर्डर जो है वो स्टेट सिक्योर करेगा। 39 की बात करें तो सर्टेन प्रिंसिपल्स जो है वो उन्होंने बताए थे, जो हमने ABCDEF के जरिए से पढ़े थे। 39A में क्या होगा, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात की थी इन्होंने। तो एटलीस्ट आपको ये जो समरी की स्लाइड है, आपको ये जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। 40 जो है वो विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। 41 जो है वो राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, और वो सर्टेन केसेस जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, वो हम ऑलरेडी 41 के टाइम बात कर चुके हैं। 42 जो है वो अच्छी कंडीशंस हो, वर्क कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ, इस प्रोविजन की बात करता है। 43 में लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स और उनकी एंगेजमेंट जो है वो होनी चाहिए, वो मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन, वो 43A में आ गया। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, जो कि 21A जो है आर्टिकल बन चुका है। 46 जो है वो प्रमोट करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस का। 47 जो है वो न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव करने की बात करता है, हेल्थ वाइज जो है। 48 जो है वो बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। 48A जो है वो एनवायरमेंट
एनवायरमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इनके सेफ गार्ड की प्रोटेक्शन की बात करेगा। 49 जो है वो मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस या ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो पार्लियामेंट असाइन करती है कि ये मॉन्यूमेंट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसको पर्टिकुलरली ज्यादा फोकस किया जाता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आप ध्यान रखिएगा, स्टेट जो है वो 50 में है, 51 में जो है आप प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। अब इश्यूज क्या है डीपीएसपीज के साथ? अब जब आप थियरी एग्जाम कभी लिख रहे हैं और आपसे इश्यूज पूछे जाएं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप हर एक आर्टिकल के बाद जो है उसके नेगेटिव पॉइंट या उसके इश्यू लिख सकते हैं, वरना आप ओवरऑल जो है वो डीपीएसपी के इश्यूज लिख सकते हैं, या फिर लिमिटेशंस आपसे पूछी जाएं तो वो भी इसी में यही जो है पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो इश्यूज में सबसे पहले है नो लीगल इन्फोर्समेंट, जो कि आर्टिकल 37 में भी मेंशन है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा से रहा है, किस किस के बीच में? डीपीएसपीज को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और प्रेसिडेंट के बीच में जब पॉलिसीज बनती हैं, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। कई बार हो सकता है कि गवर्नर जो है वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के कुछ चीज सोच रहा हो कि उस हिसाब से ये पॉलिसी सही नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल के अकॉर्डिंग वो चीज सही हो, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स, तो वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे वो इन सब के बीच में रहता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है डीपीएसपीज का फंडामेंटल राइट्स के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट मतलब अगर आप अमेंड कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट को जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक अमेंड कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपीज को आप अमेंड कर सकते हैं, उनका अमेंडमेंट हो सकता है, आप उनको मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिशिएबल हैं, आप उनके लिए कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपीज नहीं है। तो कई बार जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज जो है उन पे आके भी कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट में हो जाता है। अ लॉ कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट्स फॉर वायलेटिंग डीपीएसपी, यानी अगर कोई एक लॉ बनाया सरकार ने और वो फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट कर रहा है तो जो है कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। लेकिन अगर वो डीपीएसपी को वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है कि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं है, तो क्या होगा? लॉ को जो है वो स्ट्रक डाउन कोर्ट्स नहीं कर सकते। तो ये थे डीपीएसपी से रिलेटेड इश्यूज। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग को आप कर देना, और नोटिफिकेशन जो है जल्दी पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।